आज मैं गुप्ता गुप्ता का कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का क्वेश्चन करने जा रहा हूँ। सीपीएम। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? PERT टेक्निक नेटवर्क एनालिसिस मेनली यूज फॉर। जो PERT एनालिसिस है उस किसके लिए करते हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। दो टाइप का होता है, एक PERT होता है, एक सीपीएम होता है। सीपीएम दो तरीके से करते हैं। जो PERT मेथड होता है वो क्या होता है? रिसर्च के लिए करते हैं, और सीपीएम वाला किसके लिए करते हैं? जो पहले से हो चुका है, रिपीटेड टाइप ऑफ द वर्क, रिपीट जिस जो कर रहे हैं वर्क को, जैसे बिल्डिंग बनाना है तो फिर उसी टाइप का बिल्डिंग बनाना है। और पर्ट में न्यू प्रोजेक्ट लाइक डिफेंस सैटेलाइट को न्यूज लॉन्च करना है, तो आपका किस में आएगा? पर्ट एनालिसिस में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट करना है आपको करेक्ट स्टेटमेंट। एक्टिविटी एरो इन सीपीएम नेटवर्क ड्रॉ इन स्केल। जो एक्टिविटी एरो होता है वो स्केल में ड्रॉ होता है? नहीं, वो स्केल में ड्रॉ नहीं होता है। द टेल ऑफ द एरो रिप्रेजेंट फिनिश द एक्टिविटी। नहीं, टेल ऑफ द एरो स्टार्ट द एक्टिविटी बोलता है। ये भी रॉन्ग हो गया आपका। एरो रिप्रेजेंट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, गलत। एरो आपका जो एरो पॉइंट है वो एंड ऑफ द एक्टिविटी बताता है। दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वीकनेस ऑफ द बार चार्ट। बार चार्ट का भी वीकनेस क्या है? बार चार्ट किसने लाया था? हेनरी गैरेट ने लाया था। तो आपका उसका वीकनेस क्या है? इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एक्टिविटी। हाँ, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ द एक्टिविटी उसमें नहीं है, ये वीकनेस है उसका। प्रोजेक्ट प्रोग्रेस, हाँ वो प्रोजेक्ट प्रोग्रेस को नहीं बताता है। एंड अनसर्टेनिटी जो होता है वो भी नहीं बताता। ऑल ओवर द वीकनेस, ये सब आपको बताता नहीं है। उसमें क्या होता है? मेन डिसएडवांटेज ऑफ द बार चार्ट क्या है? लैक ऑफ डिटेल, डज नॉट शो प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, डज नॉट शो आपका इंटर रिलेशनशिप, एक एक्टिविटी से दूसरा एक्टिविटी का रिलेशनशिप नहीं बताता है। कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन भी नहीं कर पाता है। अनसर्टेनिटी जो जो होता है वो भी नहीं बता पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, the figure in the network shown figure activity 4 and 5 start ओनली वेन। आपका 4 5 जो एक्टिविटी है स्टार्ट कब होगा? जब आपका उससे पहले का एक्टिविटी फिनिश हो चुका होगा। पहले का एक्टिविटी कौन है? ये दोनों है, 3 4 और 2 4। तो 3 4 एक्टिविटी 3 4 और 2 4 इज बोथ आर कंप्लीटेड, देन स्टार्ट 4 5। पहले प्रीसीडिंग एक्टिविटी आपका कंप्लीट होगा तभी आपका जाके नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पार्ट इवेंट। पार्ट इवेंट कौन सा नहीं है? आपका पार्ट इवेंट जो क्लास बिंग अटेंड, ये आपका पार्ट आपका जो नॉट आपका पार्ट इवेंट है। क्लास तो आपका 10 बजे से चालू होगा और 11 बजे खत्म होगा, प्री डिटरमाइंड है, उसका शेड्यूल है। आपका आपका क्लास स्टार्ट होने और बंद होने का उसका शेड्यूल बना हुआ है, पहले से फॉलो होते आ रहा है। वो सीपीएम में जाएगा, ना कि पर्ट में। तो ये आपका क्लास अटेंड टू बी अटेंड क्या है? आपका नॉट पर्ट इवेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्ट एनालिसिस द टाइम ऑफ estimate of the activity and probability of their occurrence follow। in part analysis time of estimate of the activity and their probability। तो किसी भी पार्ट एनालिसिस में आपका किसी भी एक्टिविटी, पार्टिकुलर एक्टिविटी, बहुत सारा एक्टिविटी होगा पार्ट में, ए बी होगा, बी सी होगा, सी डी होगा, बहुत सारा होगा। तो इसमें जो पार्टिकुलर किसी एक्टिविटी का होता है जो डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है वो बीटा डिस्ट्रीब्यूशन शो करता है। बट जब क्वेश्चन में पूछ लिया इन पार्ट एनालिसिस ओवरऑल प्रोजेक्ट इज फॉलो, तो ओवरऑल प्रोजेक्ट की जब बात करेगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब पार्टिकुलर एक्टिविटी की बात करेगा इन पार्ट एनालिसिस तो क्या होगा? बीटा डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, expected project duration is generally follow।
एक्सपेक्टेड प्रोजेक्ट ड्यूरेशन जनरली फॉलो क्या करता है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब प्रोजेक्ट ड्यूरेशन मतलब होल प्रोजेक्ट का बात कर रहा है, होल प्रोजेक्ट का बात कर रहा है तो मैं पहले ही बता चुका हूँ। होल प्रोजेक्ट का बात करेगा तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉलो करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स बाय। हाँ, तो आपका एरिया अंडर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका जो होता है इक्वल पार्ट में कौन डिवाइड करता है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व का, ये एक्सपेक्टेड टाइम। जो एक्सपेक्टेड टाइम होता है आपका जो कर्व दिया हुआ है, मैं क्यों टाइम पास करूं, आपका जो कर्व दिया हुआ है बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व या तो लेफ्ट स्क्यूड होगा या तो राइट स्क्यूड होगा, या तो लेफ्ट की ओर आया हुआ होगा या तो राइट की ओर शिफ्ट होगा, या तो कुछ ऐसा होगा, राइट की ओर शिफ्ट कर जाएगा। तो इसमें क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम क्या होता है, एक्सपेक्टेड टाइम होता है कि 50% चांस टू प्रोबेबिलिटी टू एक्सीड एट, मतलब कि उस टाइम पे दिया हुआ, अगर टी कोई बोल रहा है टी एक्सपेक्टेड टाइम, तो चांस है कि 50% वो काम उस टाइम पे हो जाए, या तो नहीं होने का भी चांस 50% है, वो एक्सपेक्टेड टाइम कहलाता है। तो आपका क्वेश्चन में क्या पूछा है, एरिया अंडर बीटा डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कर्व डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट, तो आपका एक्सपेक्टेड टाइम हो, आपका एक्सपेक्टेड टाइम हो गया जो 50% है चांस, 50% नहीं चांस है, तो आपका एक्सपेक्टेड टाइम ही दो पार्ट में डिवाइड करता है। नेक्स्ट, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, मोस्ट लाइक टाइम होता है आपका, मोस्ट लाइक टाइम सोचते होंगे, कुछ कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि मोस्ट लाइक टाइम, मोस्ट लाइक टाइम वो टाइम होता है कि जिस टाइम पे मैक्सिमम एक्टिविटी अकर होता है, ये आपका नहीं होगा। 50% चांस वाला 50 जो एरिया को डिवाइड करता है वो एक्सपेक्टेड टाइम डिवाइड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू फुल क्वेश्चन रूल व्हाट इज द व्हाट आर द करेक्ट इवेंट नंबर करस्पॉन्डिंग एबीसीडी इन द फिगर, जो करेक्ट ऑर्डर है वो क्या होगा, तो फुलकर्सन रूल कहता है, फुलकर्सन रूल कहता है क्या कहता है कि आपका कहता है कि जो भी अगर मतलब कि आपका जो नंबरिंग सिस्टम करेंगे, फुलकर्सन रूल नंबरिंग सिस्टम के बारे में बात करता है, जो इवेंट का नंबरिंग करेगा वो क्या करेगा कि आपका जो पहले एक्टिविटी होगा उसका मतलब कि पहले वाला नंबर देंगे, जो बाद में एक्टिविटी अगर होगा उसको नेक्स्ट बढ़ाते जाएंगे अपना नंबर। तो फुलकर्सन रूल क्या कहता है, इनिशियल इवेंट है ये आउटगोइंग इनकमिंग एरो नंबर 1, आप देख लो, तो आप इसमें देखो कौन सा हो रहा है, तो आपका क्या कह रहा है, देखो फुलकर्सन रूल में क्या कर रहा है, आपका एक एक नंबर इसको दे दिए, चलो एक नंबर वाला हो गया पहले, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, या तो 2 आ जाए या तो ए वाला आ जाए या तो 3 आ जाए या तो 2 आ जाए, दोनों आ सकता है, पॉसिबिलिटी है, बट ए वाला ज्यादा करेक्ट होगा क्योंकि वो लाके आधर समट रहा है। तो ए, तो मान लो आपका एक हो जाए, 2 हो जाए, उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, या तो 1 3 2 हो जाएगा, आपका जो भी करना है। फिर क्या हो जाएगा आपका, फिर इधर आ जाएगा क्योंकि ये तो बाद में कर हो रहा है ना, इसके कंप्लीट होने के बाद 4 के कंप्लीट होने के बाद 5 आ रहा है, तो फिर ये हो जाएगा 4 वाला, फिर 5 वाला हो जाएगा, उसके बाद पहले पहला वाला एक्टिविटी कंप्लीट होगा तभी नेक्स्ट एक्टिविटी चालू होगा। अब बोलोगे 7 हो सकता है, नहीं, जब ये 6 कंप्लीट होगा तभी 7 स्टार्ट होगा, तो आपका उसके बाद 6 हो जाएगा, लास्ट में आपका क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो आपका बी और इसमें बी और ए दोनों करेक्ट हो सकता है। मोस्ट अप्रोप्रिएट बोले तो इसमें क्या कौन सा हो जाएगा, पहले आपका कौन सा कंप्लीट होगा, पहले आपका आपका ए वाला हो जाएगा आपका, कोई भी ले सकते हो यार, ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, with the reference of network shown in the figure which of following statement are incorrect, इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है बताना है। इवेंट 3 4 अकोर आफ्टर 2, तो इवेंट 3 ये है और 4 अकर आफ्टर 2, सही है आपका स्टेटमेंट।
इवेंट 7 कैन अकर, पहले तो 2 को अकर होने के बाद ही 3 4 हो रहा है, सही हो गया। इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर आफ्टर इवेंट 4, 7 कैन अकर अकर आफ्टर इवेंट 4, नहीं 7 को अकर होने के लिए आपको 3 को भी कंप्लीट होना पड़ेगा, दैट इज द रॉन्ग। हो रहा है लेकिन आपको 3 को भी अकर होना पड़ेगा। 7 प्रीसीड्स 6, 7 6 को प्रीसीड कर रहा है, सही बात है, प्रीसीड कर रहा है 6 को, पहले 7 है उसके बाद 6 है। 5 फॉलो इवेंट 3, 5 फॉलो कर रहा है 3 को, कर रहा है, तो आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट कोड हो गया बी, क्योंकि 7 किसको किसको प्रीसीड आपको बात कर रहा है। 7 इवेंट अकर आफ्टर, अकर किसके, कौन सा मतलब कौन कौन सा इवेंट खत्म हो जाएगा तो 7 स्टार्ट होगा, 3 4, तो आपका 3 4 के बाद हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ 4 बोल रहा है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, in network shown in the figure, the concurrent and preceding activity corresponding to activity 2 and 4 are respectively, 2 और 4 का preceding activity 2 and 4, आपका 2 और 4 का क्या कह रहा है, इन नेटवर्क शोन इन फिगर द कंकरेंट एंड प्रीसीडिंग स्पिरिट, तो आपका कॉन्करेंट कौन सा हो जाएगा, 2 3 कॉन्करेंट हो जाएगा आपका। कॉन्करेंट मतलब होता है कि दोनों काम साथ साथ हो रहा है, तो 2 4 2 3 का काम साथ साथ हो रहा है, तो कॉन्करेंट ये हो गया। और प्रीसीडिंग कौन सा हो जाएगा, प्रीसीडिंग 1 2 हो जाएगा, तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। कॉन्करेंट 2 3 है और प्रीसीडिंग कौन है 2 4 का, ये है प्रीसीडिंग, तो आपका ये राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following does not represent an activities, कौन सा है जो एक्टिविटी को नहीं बताता है। साइट लोकेटेड, ये एक प्रकार का एक्टिविटी नहीं है। साइट लोकेटेड एज एन इवेंट एज शोन इन द इंस्टेंट ऑफ द टाइम, साइट लोकेशन एक इवेंट है जो शो करता है इंस्टेंट ऑफ द टाइम का। देयर अदर आर एक्टिविटी बिलोंग टू फाउंडेशन बीइंग डिगिंग, डिगिंग में क्या लगा, इवेंट वो होता है जिसमें टाइम और रिसोर्स नहीं लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं आपका जिसमें नहीं लगता है उसमें क्या होगा इवेंट, जिसमें लगेगा टाइम एंड रिसोर्स उसको क्या बोलेंगे एक्टिविटी। तो फाउंडेशन को डिग करने में मैन पावर लग रहा है, मशीनें लग रही होंगे, तो एक्टिविटी हो गया। ऑफिस एरिया विल बी क्लीन करने के लिए स्टाफ चाहिए, उसमें भी मैन पावर लगेगा। इन वेकेशन ऑन द बिग साइट, इन वेकेशन आर बिन द सेंट, इसमें भी प्रोसेस होगा, तो आपका क्या हो जाएगा साइट लोकेटेड क्या हो जाएगा, ये आपका एक्टिविटी नहीं है, दैट इज अ इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ एक्टिविटी इज ऑलवेज, अर्लीस्ट फिनिश ऑफ द एक्टिविटी इज ऑलवेज, earlier finish of activity lesser than or equal to earliest event time following nodes, earliest finished होगा जो less than होगा और equal to earliest event time of the following node। earliest finish time कौन हुआ आपका, क्या क्वेश्चन में कह रहा है, earliest finish of the activity ये हुआ, तो क्या किससे आपका लेस देन और इक्वल टू अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ द फॉलोइंग नोड, देख लीजिए सॉल्यूशन इसका। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ एक्टिविटी क्या हो जाता है आपका टी आई, मतलब कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और प्लस टी आई जो ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट है। इन केस ऑफ द सेवरल एरो आर मीटिंग एट द जेथ नोड, तो आपका टी जेथ क्या हो जाएगा, मैक्सिमम ऑफ क्या हो जाएगा टी आई प्लस टी ए जे, मतलब बहुत सारा एक्टिविटी आगे टी एक नोड पे कंप्लीट होगा जे नोड पे, हाँ, तो आप जिसके द्वारा मैक्सिमम टाइम आएगा उसी का लेंगे हम टी आई जे टी जे, हाँ
TJ वही ना लेगा, फिनिश ऑफ द नोड। तो आपका यहीं से क्वेश्चन बना है, क्या पूछा है, लेस देन, जो आपका अर्लीस्ट फिनिश किसी भी एक्टिविटी का होगा वो क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू आपका इवेंट टाइम का, अर्लीस्ट इवेंट टाइम का ऑफ द नोड। किसी भी, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपका ये है, एक्टिविटी ए है, एक्टिविटी बी है, एक्टिविटी सी है। अगर मान लीजिए आपका, अब मेरा कंसर्न एक्टिविटी है A4 है, 4 डे है इसका एक्टिविटी, और इसका लिए स्टार्ट टाइम था मान लीजिए 0, इसका भी 0, इसका भी 0, कुछ था ऐसा बना हुआ। तो आपका क्या हो जाएगा, इसका जो ड्यूरेशन है 6 डे, इसका है जो 7 डे, जो तो इसका क्या हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या हो जाएगा, 0 प्लस आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग 4 आ रहा है, इसके करस्पॉन्डिंग 6 आ रहा है, जो जिससे करस्पॉन्डिंग मैक्सिमम आएगा वही लिखते हैं अर्लीस्ट इवेंट टाइम या अर्लीस्ट फिनिश टाइम, आपका 7 हो जाएगा। तो अगर अगर हम इसको कंसर्न मानते हैं तो तब क्या हो गया, तो आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम क्या होगा, अर्लीस्ट फिनिश टाइम ये हो गया 7, वो अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ द एक्टिविटी, मतलब कि अगर एक्टिविटी ए का बात करते हैं, मान लीजिए ए है, ए बी है, ए सी है, तो ए का बात करते हैं, तो आपका ए का बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, इसका अर्लीस्ट फिनिश टाइम तो 4 डे ही है, ए का एक्टिविटी का अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या है, 4 डे, 4 डे में कंप्लीट हो जाएगा। बट वो क्या है, लेस देन और इक्वल टू earliest event time of the following node, earliest earliest event time of the following node का जो j नोड है उसका क्या होगा, 7 डे, तो उससे तो कम है ना, और अगर इस केस से लेके चलते हैं तो उसके बराबर या उससे कम, आपका हो जाएगा सी इज द राइट ऑप्शन। अब अपना देख लेना एक बार करके, आपको समझ में आ जाएगा, आराम से बैठ के करोगे तो। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया इसके बारे में। select the incorrect statement, earliest start of activity is the earliest event time of the node at the levis, earliest finish time of activity is the latest time of the entry node, and latest start time of activity it is the latest finish minute its duration, क्या क्या लिख देता है, मिनट्स माइनस ड्यूरेशन, एक सेकेंड, सही कह रहा था, इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी इज द अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ ए नोड। तो आपका कोई है एक, आपका देख मैं नीचे ऑलरेडी ड्रॉ किया हुआ है, तो आपका कह रहा है अर्लीस्ट ये क्या है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और ऑफ एक्टिविटी इज द क्या हो गया, अर्लीस्ट इवेंट टाइम ऑफ ए नोड। सही है, सही बात है कि आपका यही है जो टाइम है जिसपे हम एक्टिविटी को स्टार्ट कर सकते हैं, तो आपका ये स्टेटमेंट तो सही हो गया। अर्लीस्ट फिनिश टाइम ऑफ ए एक्टिविटी इज द लेटेस्ट इवेंट ऑफ एंट्री ऑफ द नोड। तो अर्लीस्ट फिनिश टाइम कौन सा हुआ, ए, तो ए क्या है, एक्टिविटी इज द लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ नोड्स एट एंट्री, तो ये सही राइट ऑप्शन है। द लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ ए एक्टिविटी इज द लीस्ट फिनिश टाइम, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ये है, तो लेटेस्ट आपका इसका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा ऑफ आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम माइनस ड्यूरेशन हो जाता है, ड्यूरेशन टी आई जे लिख दो, जो भी लिख दो, आपका ये भी सही है, नॉन ऑफ द स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा इसका। आप देख लो सॉल्यूशन क्लियरली, एक बार रीड कर लो, स्टॉप कर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, नेटवर्क शोन इन द फिगर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी 5-6 है, 5-6 का 5-6 से है आपका, द नंबर ऑफ एरो शो द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी, नंबर ऑफ एरो शो द ड्यूरेशन ऑफ एक्टिविटी।
आपका जो दिया हुआ है वो क्या है, एरो पे जो नंबर दिया हुआ ड्यूरेशन शो कर रहा है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, इसका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पूछ रहा है आपका। तो हम करेंगे स्टार्ट, तो आपका देखिए यहाँ से हम करते हैं चालू। इसका अगर अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेते हैं, अगर स्टार्टिंग का मान ली कुछ नहीं दिया आप बोल रहा है तो हम 0 ले लेते हैं। अगर इसका वो अंडे है तो आपका यहाँ का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम 1 डे हो जाएगा इस नोड का, और इधर से आपका 4 हो जाएगा। अब इधर से हम जाएंगे तो आपका 112 हो जाएगा, बट ए वाला फिनिश होगा तभी ना, इससे पे भी प्रीसीड कर रहा है। तो आपका जो इधर इस एक्टिविटी का हो जाएगा, आपका लेस स्टार्ट टाइम 4 हो जाएगा इधर से मेरा, इस पाथ को से जो मैक्सिमम आएगा उसी को लिखना है, जिस पाथ से आपका मैक्सिमम आएगा उसी को लिखना है लेस स्टार्ट टाइम, क्योंकि सारा प्रीसीडिंग एक्टिविटी है। प्रीसीडिंग एक्टिविटी खत्म होने के बाद ही नेक्स्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे उस लाइन का। तो आपका ये 4 हो गया, और ये 4 4 8 हो गया इधर से, और इधर से आएंगे तो क्या हो जाएगा 4 4 4 5 9 हो जाएगा। तो 5 6 का आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या हो गया, 9 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए, आपके लिए इजी है बहुत। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी, स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी इज ऑलवेज, latest start of a activity is always greater than or equal to latest event time of the preceding node। तो लेटेस्ट स्टार्ट है, देखो लेटेस्ट स्टार्ट ये है आपका, लेटेस्ट स्टार्ट ऑफ एक्टिविटी क्या होगा आपका, वो क्या होगा ये वाला हो गया। तो आपका क्या दिया ऑप्शन में, क्या दिया, हाँ ग्रेटेस्ट, ग्रेटेस्ट देन, greater than or equal to, greater than or equal to latest event time of the preceding activity। वो क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग नोड, जो प्रीसीड कर रहा है नोड उसका क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू क्या, लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग नोड। देख लो अब सॉल्यूशन एक बार दिखा देता हूं मैं। आई टेल्स है, जे हेड है इवेंट का। earliest start time of activity is always greater than or equal to earliest event time of the preceding activity। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ एक्टिविटी ये वाला किसका बात कर रहा है, इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी। प्रीसीडिंग इससे पहले कोई भी एक्टिविटी भी होगा, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा आपका, लेटेस्ट इवेंट टाइम ऑफ द, greater than or equal to of the latest event time of the preceding activity of the node हो जाएगा। अगर ये खत्म होगा तभी ना ये चालू होगा, और वो भी अर्लीस्ट नहीं बोल रहा है, लेटेस्ट बोल रहा है, तो आपको लेटेस्ट वाला तो सबसे ज्यादा होगा ना, तो सबसे ज्यादा होगा तो ये ऑप्शन इज द राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 का, द नेटवर्क शोन इन द फिगर लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 5-4, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द 5-4, आपका 5-4 का आपका लेटेस्ट स्टार्ट टाइम करना है। तो मैं क्वेश्चन कर चुका हूँ, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पहले निकालेंगे, उसके बाद लेटेस्ट स्टार्ट टाइम के पास जाएंगे। तो यहाँ पे किया है क्या, हाँ तो पहले देख लो 5-4 का आपका बोल रहा है, 5 किस एक्टिविटीज का बोल रहा है, 5-5-4-5 का, 4-5 का बोल रहा है लेटेस्ट। तो ये हो गया 4-5 एक्टिविटी, इसका लेटेस्ट क्या हो जाएगा, पहले तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखेंगे, तो इसका 0 हो गया, तो 1 हो गया, तो 1 हो गया, और ये इसके करस्पॉन्डिंग पिछला ही क्वेश्चन है, ये 4 हो गया, ये 9 हो गया, पिछला ही क्वेश्चन का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है, और 9 और 9 3 कितना हो गया, 12 हो गया। अब इधर से जब अब लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए फिनिश एक्टिविटी से स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 12 रखेंगे, 12 में 3 घटाएंगे तो आपका क्या आएगा, 9 आएगा, 9,9 हो जाएगा, और इधर अगर गए तो 9 9
9 में से अगर 5 इधर से जाते हैं तो क्या होता है, 8 होता है। 12 में से 4 गया तो 8, और लेटेस्ट टाइम लेंगे तो घटाने के बाद उस पाथ के लॉग जो सबसे छोटा आ रहा है वो लेंगे। तो इधर से 8 आ रहा है और इधर से क्या आ रहा है, 9 माइनस 5 4 आ रहा है, तो 4 को कंसिडर करेंगे। तो जो आपका हो गया आंसर क्या, आपका पूछ रहा था 4 5 आपका क्या पूछ रहा था, 4 5 एक्टिविटी के लिए क्या पूछ रहा था, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। तो लेटेस्ट स्टार्ट टाइम क्या आ गया, 4 आ गया आपका, यही ना हो गया आपका जी। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम स्टार्ट कहाँ से कर रहे हैं, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम मेरा 4 आया, स्टार्ट तो ही कर रहे हैं। लेट टू लेट कितना स्टार्ट कर सकते हैं, 4 आवर से कर सकते हैं, जो भी आपका यूनिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन नेटवर्क शोन इन द फिगर एक्टिविटी 8 6, आपका 6 8 पूछ रहा है, 6 और 8, 6 8 ये हो गया। स्टार्ट ओनली व्हेन, स्टार्ट कब होगा, तो आपका जब 4 6 और 3 2 2 3 कंप्लीट हो जाए, ये दोनों कंप्लीट हो जाए, तो आपका बोथ एक्टिविटी 2 3 एंड 4 6 आर कंप्लीटेड, देन स्टार्ट विल बी। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। आपका दिया हुआ इफ ऑप्टिमिस्टिक टाइम, मोस्ट लाइक टाइम और पेसिमिस्टिक टाइम ऑफ एक्टिविटी, आपका ऑप्टिमिस्टिक और पेसिमिस्टिक और मोस्ट लाइक टाइम दिया हुआ है एक्टिविटी, एन एक्टिविटी बी, दूसरा एक्टिविटी इतना है का भी, दूसरा एक्टिविटी का भी दिया हुआ है सारा टाइम। देन एक्सपेक्टेड टाइम का जो फार्मूला होता है टी नॉट प्लस 4 ऑप्टिमिस्टिक टाइम प्लस 4 इंटू मोस्ट लाइक टाइम और प्लस पेसिमिस्टिक टाइम डिवाइडेड बाय 6। आप इसके फार्मूले में रख के दोनों वैल्यू निकाल लो। तो अगर टी ए भी निकालते हो तो आपका 6 आता है, और टी ई भी निकालते हो एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द 6, सॉरी एक्टिविटी बी के लिए, तो उसके लिए भी 6 आता है। आप सॉल्व कर लेना, सिंपल कैलकुलेशन है। तो आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ द बोथ एक्टिविटी आर द सेम, क्योंकि 6 6 आया है दोनों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एक्टिविटी इफ द एक्टिविटी हैज द ऑप्टिमिस्टिक एंड मोस्ट लाइक टाइम एंड पेसिमिस्टिक टाइम दिया हुआ था, द एक्सपेक्टेड टाइम एंड वेरिएंस आर रिस्पेक्टिवली। पहले एक्सपेक्टेड टाइम निकाल दो, पहले वाला फार्मूला यूज करके एक्सपेक्टेड टाइम इससे निकल जाएगा, आपका टी निकल गया एक्सपेक्टेड टाइम। तो स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल टू हो जाता है टीपी पेसिमिस्टिक टाइम माइनस ऑप्टिमिस्टिक टाइम बाई 6। अगर आपका ये निकल गया तो वेरिएंस इक्वल टू हो जाता है, वेरिएंस इक्वल टू हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, जो यहाँ से वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो आपका वेरिएंस निकल जाएगा। सिंपल बात। तो आप सॉल्व करके आंसर पुट कर देना, आपका ये हो जाएगा, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा उसके हिसाब से। सर इजी क्वेश्चन है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। A start of a float and finish float is always equal. A start float and finish float are always equal. सही बात है, स्टार्ट फ्लोट होता है और फ्री फ्लोट होता है, सॉरी फिनिश फ्लोट होता है, जो दोनों इक्वल होता है। आप तो पढ़ोगे थ्योरी बुक में तो वहाँ पे आएगा स्टार्ट फ्लोट और जो फिनिश फ्लोट होता है वो इक्वल होता है। वो क्या होता है, टोटल फ्लोट कैन बी आइदर स्टार्ट फ्लोट और फिनिश फ्लोट, ये भी राइट आंसर है। जो टोटल फ्लोट है वो क्या हो, किसके बराबर होता है, टोटल फ्लोट है जो स्टार्ट फ्लोट आपका फ्लोट स्टार्ट आई इज इक्वल टू एफ जे। जो फ्लोट स्टार्ट का है और फ्लोट जो इंड का है वो सब बराबर होगा। स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश नॉट इक्वल, ये गलत हो जाएगा आपका। आपका हो गया स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट आर डिफरेंस बिटवीन द एक्टिविटी एंड टाइम, और आपका ऐसा ही है। स्टार्ट फ्लोट एंड फिनिश फ्लोट क्या हो जाएगा, डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड नॉट इवेंट टाइम। डिफरेंस का मतलब आपका होता है एक्टिविटी टाइम, नॉट इवेंट टाइम, एक्टिविटी टाइम का डिफरेंस होता है। आपका सी करेक्ट हो जाएगा। टोटल फ्लोट मेनली यूज टू, टोटल फ्लोट आप किसके लिए यूज करते हो, टोटल फ्लोट मेनली यूज टू किस पर्पज से करते हैं,
Identify the activity which can be delayed without affecting total float of the succeeding activity. Free float, free float mainly use free float mainly used to identify the activity can be delayed without affecting total float of the succeeding activity. This is the right option. Free float क्या होता है? As activity affected the total float, इफेक्ट किसको करता है? टोटल फ्लोट ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी, बट डज नॉट इफेक्ट द किसको? टोटल फ्लोट ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटी. तो आप क्या कह रहा है? तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा. फ्री फ्लोट क्या होता है? वो किसको इफेक्ट करता है? हाँ, आपका इफेक्ट करता है. आपकी इसके लिए एक ट्रिक पढ़ लो तो सारे क्वेश्चन इजी हो जाएंगे. एक देख लो. सबसे पहले क्या होगा? अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम. उसके बाद क्या होगा? अर्लीस्ट सॉरी लेटेस्ट स्टार्ट टाइम. उसके बाद क्या होगा? अर्लीस्ट फिनिश टाइम. उसके बाद क्या होगा? लेटेस्ट फिनिश टाइम. ये हो गया आपका 4 टाइम होता है बेसिकली. जो ये दोनों का डिफरेंस होगा उसमें टी आई जे ड्यूरेशन ऑफ द क्या करोगे? प्रोजेक्ट का एक्टिविटीज का माइनस करोगे तो आपका क्या देगा? टोटल फ्लोट देगा. और इसका इसका डिफरेंस क्या देगा? एर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और एर्लीस्ट फिनिश टाइम का डिफरेंस में अगर माइनस टी जी आई जे करोगे तो क्या देगा? फ्री फ्लोट. एक्टिविटी ऑफ द ड्यूरेशन टी आई जे माइनस करोगे तो फ्री फ्लोट. और इसके बीच अगर माइनस करोगे उसमें टी आई जे माइनस करोगे तो इंडिपेंडेंट फ्लोट देगा. इंडिपेंडेंट फ्लोट देगा. और इसके इसके बीच अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश माई टाइम माइनस अर्लीस्ट फिनिश टाइम में टी आई जे माइनस करोगे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट तो आपका क्या देगा? इंटरफेरेंसिंग फ्लोट. फेरेंसिंग फ्लोट आप देख लेना. इंटरफेरेंसिंग फ्लोट देगा. तो कह रहा है कि फ्री फ्लोट. फ्री फ्लोट ये था जो कि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम पे स्टार्ट हो रहा था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम पे एंड हो रहा था. तो किसको इफेक्ट करेगा? पहले वाला एक्टिविटी को करेगा नहीं, क्योंकि इसके बाद तो तुम्हारे लिए फ्लोट अवेलेबल है इंटरफेरेंसिंग फ्लोट ही. तो नेक्स्ट एक्टिविटी को तो इफेक्ट नहीं कर सकता है, बट प्रीसीडिंग एक्टिविटी को इफेक्ट कर सकता है फ्री फ्लोट. आप सीधा सीधा याद रखना, जो जहां से स्टार्ट हो रहा है जहां खत्म हो रहा है उसी को एक्टिविटी को इफेक्ट करेगा. तो आपका क्या हो जाएगा? Identify the activity which can delay without affecting total float of the succeeding activity. Succeeding activity को इफेक्ट नहीं करेगा आपका फ्री फ्लोट. नेक्स्ट क्वेश्चन. which whenever an activity has a zero total float, then किसी भी एक्टिविटी का अगर जीरो टोटल फ्लोट है तो कौन उसका सिग्निफिकेंस क्या कर रहा है? सिग्निफाई क्या कर रहा है? द फ्री फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट मस्ट बी जीरो. अगर किसी एक्टिविटी का जीरो टोटल फ्लोट ही जीरो है तो सारा फ्लोट जीरो होगा. अगर बड़ा वाला हाथी कुछ पास कुछ नहीं है तो बाकी सबके पास क्या होगा? उसके अंदर सब आ रहा है ना जी. अगर टोटल फ्लोट ही जीरो हो जा रहा है यहाँ से यहाँ के बाद कुछ अगर आपके पास टाइम बचा ही नहीं है तो इसके और इसके बीच में क्या बचेगा? सारा जीरो होगा. द टोटल फ्लोट ऑफ एक्टिविटी डिफाइंड एज ए डिफरेंस बिटवीन, ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हो जाएगा. लेटेस्ट स्टार्ट तो डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा? टोटल फ्लोट आइडेंटिफाइड एज ए डिफरेंस बिटवीन क्या हो जाएगा?
लेटेस्ट स्टार्ट टाइम एंड अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अभी इसका बहुत बड़ा डेरिवेशन है। डेरिवेशन करने के बाद आता है आपका जो टोटल फ्लोट होता है वो क्या होता है, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट फिनिश टाइम एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, टोटल फ्लोट बोलते हैं। दैट इज द फार्मूला, आल्सो रिमेंबर इट। नेक्स्ट वन, in the network shown in the figure, इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात कर रहा है, बीच वाला के। द एक्टिविटी 3 4 3 5 एक्टिविटी कौन सा है, ये वाला विल बी द नंबर ऑफ एरो सोन इन द एक्टिविटी। इंडिपेंडेंट फ्लोट निकालना है आपका 3 4 एक्टिविटी का, निकल जाएगा। सिंपल बात है, वैसा ही कर लेना आप कर लोगे। आप पहले अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम निकाल दो और लेटेस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम निकाल दो, उसके बाद आपका क्या निकल जाएगा। देखो आपका 3 4 के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या आया है, 5 आया है, और अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या आया है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लेटेस्ट स्टार्ट टाइम भी 5 है। एक क्रिटिकल एक्टिविटी है, जस्ट ए क्रिटिकल एक्टिविटी, क्योंकि अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और अर्लीस्ट फिनिश टाइम सेम है। तो आपका इसमें अर्लीस्ट फिनिश टाइम क्या दिया है, 10, लेटेस्ट फिनिश टाइम भी 10 दिया है। तो ये दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको क्या बोलते हैं, आप क्या बोलते हो, इंडिपेंडेंट फ्लो। उसमें टी आई जे घटा लेंगे, तो आपका 10 में से 5 गया तो क्या होगा, 10 माइनस 5 और माइनस टी आई जे ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट 4। तो ये क्या हो जाएगा, इंडिपेंडेंट फ्लोट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट फ्लोट तो आपका ये क्या हो जाएगा, 1 आपका आएगा, 1 आ जाएगा आपका राइट ऑप्शन। आप सॉल्व कर लेना एक बार बैठ रख के पेन पेपर यूज करके। नेटवर्क शोन इन द फिगर द क्रिटिकल पाथ, जो पहले वाला फिगर था उसका क्रिटिकल पाथ, वो क्रिटिकल पाथ पूछ रहा है। तो जिस पाथ के अलोंग जो आपका अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और आपका अर्लीस्ट फिनिश टाइम, सॉरी अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का जो डिफरेंस 0 होते जाए तो आपका क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। 0 0 था, 0 0 है, 2 2 है, 2 2 है, और 7 7 आपका ये वाला देखते जाओ, 7 7 और 10 इसके अलोंग भी हो रहा है क्या, इसके अलोंग भी हो रहा है, इसके अलोंग भी हो रहा है, 7 7 और 7 7 10 10 इससे भी हो रहा है और इससे भी हो रहा है। तो आपका जो तो अब सारे के अलोंग हो रहा है, तो अब आपको देखना होगा कि जिस पाथ के अलोंग, देखिए आप आगे आपका ऑल इवेंट आर स्लैक 0, आपका ऑल इवेंट का जो स्लैक है, स्लैक क्या होता है, 7 माइनस 7 इज 0। स्लैक इजिकल टू क्या हो जाएगा, स्लैक इजिकल टू लेटेस्ट स्टार्ट टाइम माइनस लेटेस्ट अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, आपका स्लैक हो जाएगा। तो ऑल पाथ के अलोंग क्या हो जा रहा है, 0। तो अब देखेंगे कि मेरा टाइम बाय जो लॉन्गेस्ट पाथ हो वो आपका क्रिटिकल ज़्यादा होगा। अगर ये भी कंडीशन फेल हो जाएगा तो आपका दिया हुआ रहेगा, पार्ट का प्रॉब्लम होगा तो उसमें दिया रहेगा कि आपका जो जिसका वेरिएंस ज़्यादा होगा या स्टैंडर्ड डेविएशन ज़्यादा होगा, मोर क्रिटिकल होगा। तो आप देख लो जिसके आपका 1 2 3 5 6 पार्ट के अलाउंग क्या आया, आपका 11 डे आया ड्यूरेशन, और इसके अलाउंग 10 आया, तो ये मोर क्रिटिकल हो जाएगा। सॉरी, एक पाथ और आपका है, आपका 1 2 3 4 5 इसके अलाउंग आपका आया क्या, 12 डे, तो ये आपका मोर क्रिटिकल हो जाएगा। 1 2 3 5 6 आपका ये 1 2 3 4 5 6 के अलाउंग मोर क्रिटिकल है। पहले तो आप देख लेना स्लैक 0 हो रहा है जिसके अलाउंग वो क्रिटिकल होगा, तो इसमें ऑल एक्टिविटी के अराउंड आपका स्लैक 0 हो रहा है। तो दूसरा कंडीशन है कि ऑल जो पाथ बन रहा है आपका, एक पाथ ये बन रहा है, अब देखते जाना मैं ड्रॉ करते जा रहा हूँ, एक पाथ ये बना आपका, इसके अलाउंग दूसरा पाथ कौन सा बन रहा है, ए, फिर ऐसे चले जाएंगे,
और तीसरा पाथ कौन बन रहा है, एक ऐसे। तो तीनों पाथ के अलोंग हम पहले ड्यूरेशन निकालेंगे, जिसके अलोंग ड्यूरेशन अगर अधिक आ रहा वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सेलेक्ट करना है आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपका क्रिटिकल पाथ ऑलवेज बीइंग एट द वेरी फर्स्ट इवेंट। क्रिटिकल पाथ ऑलवेज बीइंग, हाँ तो आपका क्रिटिकल पाथ है जो सबसे आपका जीरो इवेंट से स्टार्ट होता है, शुरू से लेके अंत तक जाता है। क्रिटिकल पाथ इज ऑलवेज टर्मिनेटेड एट लास्ट इवेंट, ये भी बात सही है, शुरू से स्टार्ट होता है अंत तक जाता है। क्रिटिकल एक्टिविटी कंट्रोल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, हाँ क्रिटिकल एक्टिविटी ही कंट्रोल करता है आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन का। जिसका क्रिटिकल पाथ के अलावा तो आपका मैक्सिमम ड्यूरेशन आएगा वही प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होगा। तो आपका ये भी राइट हो गया। तो पूछ रहा है कौन सा इनकरेक्ट है। द क्रिटिकल एक्टिविटी वन विच फ्री फ्लोट शुड बी जीरो, नहीं फ्री फ्लोट शुड बी जीरो नहीं, फ्री फ्लोट आपका जीरो नहीं बात करना है, यहाँ पे टोटल फ्लोट का बात करना है। आपका टोटल फ्लोट की बात करेंगे जब करेंगे तो आपका क्रिटिकल पाथ के अलावा जो है जो टोटल फ्लोट इज जीरो होगा, नॉट फ्री फ्लोट, टोटल फ्लोट। ये आपका डी इधर इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इनकरेक्ट राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, डी आपका। 28 नंबर क्वेश्चन, द फ्री फ्लोट ऑफ एनी एक्टिविटी डिफाइंड एज ए डिफरेंस बिटवीन, ऑलरेडी डिस्कस कि फ्री फ्लोट आपका ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। कहाँ पे मेरा था, फ्री फ्लोट क्या हो गया, डिफरेंस बिटवीन अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। ये दोनों का डिफरेंस में क्या करेंगे, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, फ्री फ्लोट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा राइट ऑप्शन, अर्लीस्ट फिनिश टाइम माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ द सक्सेसर एक्टिविटीज, उसमें ड्यूरेशन घटाना होता है बेसिकली, वहाँ नहीं लिखा है, ये इधर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिटिकल पाथ। क्रिटिकल पाथ आपका क्या होता है, ऑलवेज लॉन्गेस्ट टाइम बाय टाइम, टाइम वाइज क्या होता है, वो लॉन्गेस्ट पाथ होता है। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, टाइम वाइज लॉन्गेस्ट पाथ। फॉलोइंग एक्टिविटी एंड देयर टोटल फ्लोट, आपका कह रहा है फ्लोइंग एक्टिविटी एंड देयर टोटल फ्लोट, आपका दिया हुआ एक्टिविटीज एंड टोटल फ्लोट भी दिया हुआ है। दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज, आपका मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटीज कौन सा होगा, तो मोस्ट क्रिटिकल एक्टिविटी हैविंग लिस्ट टोटल फ्लोट, जिसका टोटल फ्लोट कम होगा वो आपका ज़्यादा क्रिटिकल होगा। तो आपका कौन सा एक्टिविटी का फ्लोट कम है, आपका 1-2 का, तो आपका ये ज़्यादा क्रिटिकल होगा, जिसका फ्लोट कम होगा वो ज़्यादा क्रिटिकल होगा। The independent float effect only, independent float, independent float, the independent float की जब बात कर रहे थे, जब मैंने फिगर में ऑलरेडी दिखाया था तो क्या कहा था, और ऊपर ये आ गया, ये कहाँ चला गया भाई, आपका गायब हो गया, इंडिपेंडेंट फ्लोट की बात कर रहे थे। तो इंडिपेंडेंट फ्लोट इक्वल टू क्या था, अर्लीस्ट फिनिश टाइम और लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का डिफरेंस, और उसमें क्या घटाएंगे, ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो आपका आएगा इंडिपेंडेंट फ्लोट। ना ही ये इफेक्ट कर रहा है प्रीसीडिंग एक्टिविटी को, और ये ना ही इफेक्ट कर रहा है सक्सीडिंग एक्टिविटी को, जो इसके बाद होने वाला है, क्योंकि दोनों के बीच आपका क्या डिफरेंस है, फिर आपका टोटल फ्लोट का डिफरेंस है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये क्या इफेक्ट कर रहा है, सिर्फ उसी एक्टिविटीज को करेगा जिसमें है इंडिपेंडेंट फ्लोट, सिर्फ
आई जे एक्टिविटी को ही करेगा, ना प्रीसीडिंग को इफेक्ट करेगा ना सक्सीडिंग को करेगा, सिर्फ कंसर्न एक्टिविटी का इफेक्ट करेगा, जिसका हम इंडिपेंडेंट फ्लोट निकाल रहे हैं, उसी एक्टिविटी का आपका जो ड्यूरेशन है उसी को इफेक्ट करेगा। कहाँ गया क्वेश्चन बच्चे? हाँ, इंडिपेंडेंट फ्लोट इफेक्ट ओनली क्या, पार्टिकुलर एक्टिविटी हर इन्वॉल्व, जिसमें इन्वॉल्व है उसी को इफेक्ट करेगा, ना पहले वाला को ना बाद वाला को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा सा क्वेश्चन, एक फादर वाला क्वेश्चन, ईएससी में कॉपी किया गया था गुप्ता गुप्ता से। फादर नोटेड है, किसी का पापा जी नोट कर रहे हैं कि उसका जो टीनेजर जो डॉटर है वो क्या कर रहा है, टेलीफोन पे लगी हुई है, सी टेकन नॉट लेस देन 6 मिनट। अगर कोई फोन पे बात कर रही है तो 6 मिनट से कम टाइम नहीं ले रही है, तो मतलब कि आपका जो ऑप्टिमिस्टिक टाइम हो गया वो 6 मिनट हो गया। और कह रही है कि कॉल एंड सम टाइम हैज मच एन आवर, आपका कुछ कभी कभी उस 1 घंटा तक बात कर रही है, 1 आवर तक बात कर रही है, 1 घंटा तक बात कर रही है कुछ टाइम, तो आपका हो जाएगा, आप इसको तो अभी नहीं क्लियर बोल सकते हैं, सम टाइम 1 आवर 60 मिनट इसको बोल देंगे, एंड 15 मिनट आर मोर फ्रिक्वेंटली, तो आपका कह रहा है कि मोर फ्रिक्वेंटली है कि मोस्ट लाइक टाइम हो गया, तो मोस्ट लाइक टाइम आर 15 मिनट, और ये हो गया आपका पैसिमिस्टिक टाइम, कभी कभी घंटों खा रही है और घंटों बात कर रही है, बॉयफ्रेंड वाला चक्कर होगा घंटों वाला। एंड कॉल है दी, इफ द फोन आर एक्टिविटी इन पर्ट प्रोजेक्ट, पर्ट प्रोजेक्ट में आगे आपका 3 एक्टिविटी 3 टाइम दिया हुआ है, मतलब कि पर्ट प्रोजेक्ट का बात कर रहा है। द फोन कॉल एक्सपेक्टेड ड्यूरेशन, आपको सिंपल टी निकालना था, इतना लंबा क्वेश्चन का, तो टी इजिकल टू क्या हो जाता है, टी नॉट प्लस 4 टी एम प्लस क्या हो जाएगा टी पी डिवाइडेड बाई 6। टी नॉट कितना था 6, टी एम क्या था 15, ए क्या था 60, तो आपका हो गया 15 चौके 60, 60 60 120, 120 126 बाई 6, तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, राइट ऑप्शन 6 2 12 और आपका 20 पॉइंट समथिंग, आपका बी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन हो जाएगा, सॉरी 21 हो जाएगा, 21 मिनट, 21 मिनट आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। आप सॉल्व कर लेना, मैंने बेसिक चीज़ें बता दी है। देख लो, आपका सॉल्यूशन भी देख लो, 21 मिनट आंसर आया। what is the estimate would be you given variance above the problem, वो पिछले प्रॉब्लम का आपको वेरिएंस बताना है, तो आपका टी नॉट दिया हुआ है, टी नॉट कितना बोले थे 6 मिनट है, और टीपी कितना दिया हुआ है आपका 60 मिनट, तो वेरिएंस स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा, टीपी माइनस टी नॉट बाई 6 होता है, तो टीपी क्या था 60 था और ये आपका क्या था 6, तो 6 माइनस 60 माइनस 6 54 डिवाइडेड बाई 6 9 मिनट हो जाएगा आपका, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या हो जाएगा 9 मिनट, तो आपका वेरिएंस इक्वल टू हो जाता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है स्क्वायर ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, तो 9 का स्क्वायर करोगे तो 81 आएगा आपका। ये सब बेसिक चीजें आपको जानना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट द करेक्ट एक्टिविटी एरो, ओरिएंटेड एक्टिविटी एरो, आपका कौन सा है जो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, तो आपका इसमें क्या है, इधर से 102 जा रहा है और क्या कर रहा है, इसमें बैक आ रहा है जो कि रॉन्ग है, आपका सिर्फ फॉरवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में होना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, लूपिंग इधर हो जा रहा है, ये क्या जा रहा है एक्टिविटी, इधर से इधर गया, इधर से इधर गया, घूम जा रहा है, तो इसमें लूपिंग हो रहा है, ये भी गलत है। और इसमें क्या हो जा रहा है, सेम कंडीशन एक वाला जैसा, इसमें क्या हो रहा है एक्टिविटी, 1 से 2 गया, 2 से 3 गया, इधर से भी 3 गया, ये आपका राइट है, सी करेक्ट ओरिएंटेशन है। द टाइम बाई
the time by which particular activity can be delayed without affecting the preceding and succeeding activity. तो प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग एक्टिविटी को कौन नहीं इफेक्ट करता, पहले भी बता चुके हैं। इंडिपेंडेंट फ्लोट है जो सिर्फ कंसर्न एक्टिविटी को इफेक्ट करता है, ना कि प्रीसीडिंग और सक्सीडिंग को। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइम एट विच टाइम द टाइम विथ द विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विथ द इंक्रीज इन टाइम इज नोन है। आपका क्या हो जाएगा, नॉर्मल टाइम। क्या कह रहा है, द टाइम विथ विच डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विथ इंक्रीज इन टाइम। आपका जो क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट आपका रिड्यूस नहीं होगा नॉर्मल टाइम से। द टाइम with which direct cost does not reduce with the increase in time is normal time। आप इसको रट्टे लगा लें, इसका कोई माय बात नहीं। The time with which direct cost not reduce with increase in time is known as normal time। डायरेक्ट कॉस्ट नहीं इंक्रीज करेगा, वो क्या है, नॉट इंक्रीज, सॉरी नॉट रिड्यूस, डायरेक्ट कॉस्ट डज नॉट रिड्यूस विथ इंक्रीज इन टाइम is normal time। Next question, the time corresponding to minimum total project cost। the time corresponding to minimum total project cost आपका क्या हो जाएगा, क्रैश आपका बिटवीन आपका क्या हो जाएगा, क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम के बीच होगा, जिसके पास आपका क्या होगा, मिनिमम टोटल कॉस्ट होगा। क्रैश टाइम कुछ भी कर सकते हैं, क्रैश तो कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी भी टाइम के लिए कर सकते हो, बट आपका क्या होगा, उस दो क्रैश टाइम और नॉर्मल टाइम के बीच में ऐसा एक टाइम आएगा जहाँ पे आपका कॉस्ट होगा जो ऑप्टिमम होगा, मिनिमम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो आप ग्राफ देख लो सीधा सीधे, ये टोटल कॉस्ट है और इधर आपका क्रैश करते हो तो पहले घटते जाता है आपका कॉस्ट, फिर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो किसी बीच में एक टाइम आता है, वो क्या करता है, ऑप्टिमम कॉस्ट देता है, आपका मिनिमम कॉस्ट देता है। कॉस्ट स्लोप क्या हो जाएगा, कॉस्ट स्लोप का आपका क्या हो जाएगा, कॉस्ट स्लोप का आपका क्या हो जाएगा, आपका कॉस्ट स्लोप इक्वल टू हो जाता है क्रॉस कॉस्ट माइनस आपका नॉर्मल कॉस्ट बाय नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम। ये आपका क्रॉस, आपका ये डी राइट हो जाएगा, कॉस्ट स्लोप का डी इज द राइट ऑफ। द डायरेक्ट कॉस्ट of a project with respect to normal time, direct cost of a project with respect to normal time। नॉर्मल टाइम के रिस्पेक्ट में आपका डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, मिनिमम होगा। डायरेक्ट कॉस्ट तो मिनिमम होगा ना, डायरेक्ट कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल टाइम शुड बी मिनिमम। डायरेक्ट कॉस्ट किसको कहता, किसको है, द एक्सपेंडिचर विथ डायरेक्टली आपका डायरेक्टली कैटेगराइज टू कैन बी आइडेंटिफाई द सिग्निफाई द एक्टिविटी प्रोजेक्ट इंक्लूड मटेरियल। हाँ, मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, फिर से मटेरियल कॉस्ट, इक्विपमेंट कॉस्ट, ETCR आप क्या है, डायरेक्ट कॉस्ट, कॉस्ट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन ड्यूरेशन। आपका है एक इक्विपमेंट कॉस्ट और मटेरियल कॉस्ट आपका डिक्रीज करेगा विथ द इंक्रीज इन ड्यूरेशन। कैसे, सीमेंट वालों का तो छोड़ दो, तो जितना लगना ही है, बट आपका जब इक्विपमेंट कॉस्ट आप जोड़ोगे, इक्विपमेंट कॉस्ट, तो उसमें क्या होगा, अब जहाँ पे आपके पास एक इक्विपमेंट है वहाँ पे दो इक्विपमेंट एक साथ लगा रहे हो, तो उसका क्या होगा, आपका कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर एक ही इक्विपमेंट चलने दे रहे हो तो आपका कंपेरेटिवली कम कॉस्ट आएगा, क्योंकि आपका दोनों में भी आपका चांसेस है कि दोनों इक्विपमेंट का फुल इफिशिएंसी का यूज ना कर पाओ। इन द सेंस आपका क्या हो जाएगा, तो डायरेक्ट कॉस्ट डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टाइम। टाइम बढ़ाएंगे तो आपका इक्विपमेंट कॉस्ट है जो डिक्रीज करेगा, डायरेक्ट कॉस्ट शुड भी डिक्रीज करेगा। तो नॉर्मल जो टाइम होता है उस पर आपका जो होता है डायरेक्ट कॉस्ट वो मिनिमम होता है। The reduction of project time is normally result in,
रिडक्शन ऑफ इन प्रोजेक्ट टाइम नॉर्मली रिजल्ट इन, आप रिडक्शन कर रहे हो प्रोजेक्ट टाइम का, नॉर्मली रिजल्ट इन क्या कर रहे हो, प्रोजेक्ट टाइम को रिड्यूस कर रहे हो तो क्या होगा, इंक्रीज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड डिक्रीज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। सही है। क्वेश्चन में क्या कहा था, रिडक्शन इन प्रोजेक्ट टाइम, अगर आप टाइम घटा रहे हो तो क्या होगा, टाइम घटाओगे तो क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, अगर आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, आप अगर टाइम बढ़ाते हो तो, टाइम बढ़ाते हो तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, घटेगा टाइम घट बढ़ाने से, पहले भी पढ़ चुके हैं, ये आप ये याद रखना, इनडायरेक्ट कॉस्ट टाइम बढ़ाने से बढ़ेगा तो टाइम घटाने से घटेगा, और तो आपका घटा रहे हैं तो इनकी, तो डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, टाइम अगर घटाओगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो इंक्रीज द डायरेक्ट कॉस्ट एंड, अगर आप टाइम घटा रहे हो तो डायरेक्ट कॉस्ट घट जाएगा, तो डिक्रीजिंग द क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट, आपका बी राइट हो जाएगा, सीधा सीधा याद रखना, टाइम अगर बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, इनडायरेक्ट कॉस्ट आपका क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, अगर टाइम बढ़ा रहे हैं तो क्या होगा, डायरेक्ट कॉस्ट क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। यही एक रूल है फंडामेंटल, टाइम बढ़ाएंगे तो इनडायरेक्ट कॉस्ट बढ़ेगा, और डायरेक्ट कॉस्ट है जो घट जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ टाइम रिजल्ट बाय क्रैशिंग, इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हैं, रिजल्ट बाय क्रैशिंग चीपेस्ट एक्ट, आप जब इकोनॉमिक सर्वे कर रहे हो तो आप किस एक्टिविटी को क्रैशिंग करोगे, जो आपका एक्टिविटी जिसको क्रैश करने पे आपको कम खर्च पे करना पड़े, तो इकोनॉमिक वही हो जाएगा, चीपेस्ट एक्टिविटी को क्रैश करेंगे, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ द टाइम चीपेस्ट एक्टिविटी शुड बी क्रिटिकल एक्टिविटी, उसी को हम क्रैश करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस incorporating the change the rescheduling and replanning is called, आप किसी प्रोसेस में रीशेड्यूलिंग और रीप्लानिंग कर रहे हो तो क्या कहलाएगा, रिसोर्स अपडेटिंग कहलाएगा, अपडेट कर रहे हैं उसको, प्लान उसका कुछ चेंज हो गया है, डिले हो गया है या फास्ट हो गया है, तो उसे हम डाटा में अपने जो अपना प्रोजेक्ट एनालिसिस किए हैं उसमें हम क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, सिंपल वन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सलाइक इज रेफर टू, सलाइक किससे रेफर है, सलाइक इज रेफर टू आपका क्या करेगा, इवेंट रिलेटेड है, जब पर्ट की बात करते हैं, पर्ट पर्ट में क्या होता है, जो प्रोजेक्ट होता है इवेंट ओरिएंटेड होता है, इवेंट ओरिएंटेड होता है, वही है सलाइक, सलाइक किससे ओरिएंटेड होगा, इवेंट से, और जो एक्टिविटी होगा वो फ्लोट से ओरिएंटेड होगा, मतलब सीपीएम फ्लोट एक्टिविटी, सीपीएम है जो एक्टिविटी ओरिएंटेड है, क्रिटिकल पाथ मेथड है जो आपका एक्टिविटी ओरिएंटेड है, और पर्ट है, पर्ट एनालिसिस है जो इवेंट ओरिएंटेड है, तो इवेंट ओरिएंटेड है वो स्लैक ओरिएंटेड है, जो आप इवेंट वाला होगा जो स्लैक रेफर करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर शोन इन द नेटवर्क पार्टिकुलर प्रोजेक्ट विच कंसिस्ट ऑफ 4 एक्टिविटीज, पार्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए 4 एक्टिविटीज कर रहा है, आपका सारा दिया हुआ है, नॉर्मल ड्यूरेशन, क्राइव ड्यूरेशन अब गिवन बिलो दिया हुआ, मिनिमम टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट, आप देख लो, आप इसका सॉल्यूशन देख लो, आप कर लेना क्रैशिंग, इसमें क्रैशिंग वाला थोड़ा सा टाइम लगेगा, मैं टाइम पास नहीं करना चाहता, इतने बड़े क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी बहुत कम चांसेस है, लेकिन एक बार सॉल्यूशन देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नॉर्मल टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट इन एबव प्रॉब्लम, उसी से आप नॉर्मल टाइम निकाल लेना, जो शुरू का जो आएगा आप उसका ऐड करके वो नॉर्मल टाइम हो जाएगा। तो नॉर्मल टाइम कितना है, 14 डेज आया। जो आपका अर्लीस्ट इवेंट टाइम वही जो जोड़ते जाओगे तो 14 डेज आएगा। एक पहले कर चुके हैं, नॉर्मल टाइम ही निकलता है। कंस्ट्रेन इन केस ऑफ रिसोर्स स्मूथनिंग वुड बी, आपका स्मूथनिंग कर रहे हो, स्मूथनिंग में आपका कंस्ट्रेन क्या है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन होता है। आपको रिसोर्स स्मूथनिंग कर रहे हो मतलब कि आपको आपको जो वेरिएबिलिटी ऑफ द रिसोर्सेज है, डिमांड है, वो आपका टाइम के साथ उसको बराबर करना होता है, बिना टाइम को हिलाए डुलाए, बिना टाइम को हमको शिफ्ट नहीं करना है, टाइम को फिक्स रखना है। कंस्ट्रेन वही है। उसके बाद हमको जितना रिसोर्स चाहिए घटा बढ़ा के उसको हम क्या करेंगे, स्मूथ आउट करेंगे। रिसोर्स स्मूथनिंग हो गया। अपडेटिंग में भी रिजल्टिंग, अपडेटिंग किस लिए करते हैं, चेंज द क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, अपडेट करेंगे तो। डिक्रीज द प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम, हो सकता है या तो इंक्रीज कर जाए, ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है अपडेट होने के बाद। क्रैशिंग ऑफ द प्रोजेक्ट, क्रैश द प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज ओबिटेंड बाय summing the crash project duration is obtained by summing of crash project crash duration of all activities along the critical path obtained by taking into account the crash duration of all activities। सिंपल बात, हम तो क्रिटिकल पाथ के ही अलाउ ना लेंगे। आपका जो ड्यूरेशन आएगा, जो ड्यूरेशन तो हर हमेशा जो टोटल होगा आपका क्रिटिकल पाथ के ही अलाउ होगा। तो जिस आपका क्रैश वरैश करके जिसके लॉन्ग आपका जो क्रिटिकल आता है उसी के लॉन्ग सम करेंगे हम, तो आपका क्या हो जाएगा, आपका डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। टेबल शोन इन द एक्टिविटी नॉर्मल टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश टाइम, क्रैश कॉस्ट इन द 7 फिगर आपका दिया हुआ है। नॉर्मल का कॉस्ट टाइम क्रॉस कॉस्ट आपका निकालना है, बहुत लेंदी आपका क्वेश्चन हो जाएगा। आप इसको देख लो, सॉल्यूशन आप करते रहना। थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है, कन्वेंशनल टाइप, आप देख लो सॉल्यूशन, आप पढ़ते रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द मैनेजमेंट इज डिसाइड, उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाया गया है, इन द बिटवीन द एंड प्रीफर द क्रैश, तो उसी को आगे बढ़ाया गया। आप देख लो सॉल्यूशन, आप कर लेना, इसका आपका राइट ऑप्शन ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप कल से करेंगे 51 नंबर।